गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के रिसोर्स क्या क्या हैं। जो कार्बनिक पोषक तत्व हैं, ठीक है ना, उनके रिसोर्स स्रोत क्या क्या हैं। तो ये तीन होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिसोर्सेज, दूसरा होता है क्या कहते हैं आपका पूरक स्रोत, और तीसरा होता है आपका एग्रोनॉमिकल रिसोर्स या एग्रोनॉमिकल टेक्निक होती है। तो हम बात करेंगे प्राइमरी रिसोर्स की। प्राइमरी रिसोर्सेज के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, जैसा कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, हैन मैन्योर। और दूसरा है वेजिटेटिव रेसिडुअल। वेजिटेटिव रिड्यूस जो होते हैं, इनका मतलब है जो वानस्पतिक अवशिष्ट होते हैं, जैसे वो केक हुए या पैडी स्ट्रॉ हुआ, धान का भूसा या फार्म रेसिड्यूस्ड हुए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल रेसिड्यूस्ड की। एनिमल रेसिड्यूस्ड का मतलब है जो पशुओं के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे बोन पाउडर, ठीक है ना, हड्डी का चूरा, फिश मैन्योर। फिर बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र में आप लोग देख रहे हैं राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, शेवाल। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जैसे ट्राइकोडर्मा, फेरोमोन, है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दूसरा जो हमारा था, मैंने बताया था सप्लीमेंटर रिसोर्स, जो बी है सप्लीमेंटर रिसोर्स, पूरक स्रोत। पूरक स्रोत में जो होता है शुगर केन मील से जो मैन्योर होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तीसरा एग्रोनॉमिकल टेक्निक, डीप टिलेज एंड समर सीजन, ऑन समर सीजन, यानी गर्मियों के दिनों में जब हम गहरी जुताई, यानी जो इस टाइम हमारा खेत खाली पड़ा हुआ है, तो इन समय में जो लोग आप ग्रीन मैन्योर क्रॉप नहीं लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो उन अपने खेतों में डीप टिलेज यानी गहरी जुताई करवा सकते हैं। उसके साथ क्रॉप रोटेशन और ग्रीन मैन्योर, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये तो मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। अब बात करेंगे हम लोग FYM मैन्योर्स। FYM क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर, आई मीन गोबर की खाद। तो देखेंगे फार्म यार्ड मैन्योर FYM इज प्रिपेयर्ड बेसिकली यूजिंग काउ डंग, cow urine, waste straw and waster. FYM is a rich in nutrient. Farmyard manure is a prepared of basically using a cow dung. यानी जो फार्म यार्ड मैन्योर हम बनाते हैं, बेसिकली हम ये पशुओं के गोबर से बनाते हैं। और किससे बनाते हैं? यूरिन से बनाते हैं। और जो पशुशाला में वेस्ट होते हैं, जैसे हम लोग पुआल का बिछावन करते हैं, मल्चिंग वगैरह करते हैं, उनसे तैयार करते हैं। FYM इन रिच एंड न्यूट्रिएंट, जो FYM होता है गोबर की खाद होती है, इसमें पोषक तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम लोग बात करेंगे अब और आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ FYM। तो देखेंगे नाइट्रोजन इसमें 0.5 से 0.6%, फास्फोरस 0.25% और पोटास 0.5 से 1%। हम अगर सीधी भाषा में कहें, अगर याद करना है तो आप इन चीज़ों को छोड़ के आप डायरेक्टली याद करिए 50 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, आई मीन 0.50 नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस, 0.5% पोटास। डग इज़ डिवाइडेड ऑफ टू पार्ट। ये जो गोबर होता है ये दो भागों में है, एक सॉलिड इसमें एक फार्म होता है और एक लिक्विड। जो सॉलिड फार्म होता है ये 75% इसमें ठोस होता है, और जो इसमें द्रवित रूप में होता है वो 25% होता है। मैंने देखो दिया है, ये नोट्स करके आप देख सकते हैं कि फास्फोरस ठोस भाग में होता है तथा नाइट्रोजन और पोटास ठोस एवं द्रव दोनों भाग में होता है। जैसा कि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि FYM में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, जिंक वगैरह पाए जाते हैं। हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ FYM। तो आप लोग ये देख रहे हैं तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं और मात्रा प्रतिशत कितना मैंने दिया है। अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो मैं बाद में, आप अगर मैसेज करेंगे मैं उनको अलग से पिक शूट करके भेज दूंगा। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन इसमें कितना है, 0.5%, फास्फोरस 0.25%, पोटास 0.5%, सोडियम बात करेंगे 0.08%, सल्फ़र की बात करेंगे हम 0.02%, जिंक 0.004%, कॉपर 0.0003%, और हम बात करेंगे मैग्नीज की 0.002% पाया जाता है।
हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यूरिन ऑफ एनिमल। यूरिन ऑफ एनिमल का मतलब ये है कि जो पशुओं के मूत्र होते हैं इनमें क्या चीज़ पाई जाती है। मैंने लिखा है कि यूरिया मूत्र का महत्वपूर्ण अवयव है, यानी जो यूरिया अधिकांशकृत मूत्र में पाई जाती है और मूत्र में 2% तक या क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। यूरिया का निर्माण रक्त में शोषित प्रोटीन से होता है, यानी जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, शरीर में शोषित प्रोटीन से होता है। अब हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ FYM। जो मेन गोबर की खाद के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो देखेंगे डग ऑफ एनिमल, आई मीन पशुओं का गोबर, यूरिन ऑफ एनिमल पशुओं का मूत्र, और लिटर ऑफ एनिमल यानी जो हम बिछावन करते हैं पशुओं के में फार्म में जो हम बिछावन करते हैं, इन सब चीज़ों से हमें क्या FYM बनाने में आसानी होती है। फिर आप और आगे देखेंगे तो लिखा है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ FYM, यानी गोबर की खाद को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने दिया है पहला काइंड्स ऑफ एनिमल। काइंड्स ऑफ एनिमल की बात अगर हम लोग करेंगे तो विभिन्न पशु जो होते हैं, ठीक है ना, उनके मल मूत्र के आधार पर खाद की रचना बदल जाती है, जिसके आधार पर खाद के जो गुण होते हैं वो प्रभावित होते हैं। दूसरा है लीटर, दूसरा आप लोग देख रहे हैं लीटर। लीटर मीन्स बिछावन। पशुओं के नीचे प्रयोग करने वाले बिछावन की रासायनिक संरचना अलग अलग होती है, अतः बिछावन के साथ साथ खाद की रचना बदल जाती है। विभिन्न प्रकार के भूसा बिछावन के लिए काम में लाए जाते हैं। तीसरा राशन ऑफ एनिमल। राशन ऑफ एनिमल की बात करें, जो हम पशुओं को भोजन देते हैं, चाहे वो भूसा हो, घास हो, हरा चारा हो, तो इनसे जो मल से बनाई गई खाद, चोकर, बिनौला आदि खली खाने वाले पशुओं की अपेक्षा कम नाइट्रोजन होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें एज ऑफ एनिमल। एज ऑफ एनिमल यानी जो डग्स होते हैं, इनके जो डग्स में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो पशुओं की आयु पर भी निर्धारित होते हैं। मेथड ऑफ FYM स्टोरेज, हम जो गोबर की खाद को स्टोरेज करते हैं ये भी बहुत बड़ा असर करता है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिपेयर ऑफ FYM, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो हम इसको तैयार करने की कौन कौन सी विधि है, ठीक है ना, मेथड है, प्रिपेयर कैसे। तो एक मैंने दिया ट्रेंच मेथड। आप ट्रेंच मेथड में देखेंगे, जो लोग देखे होंगे जब हम लोगों का डेमोस्ट्रेशन फार्म है वहाँ पे शुगर केन की सोविंग की गई थी, तो एक रिंग मेथड था, एक ट्रेंच मेथड था, तो आप लोग उस मेथड को इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे ट्रेंच मेथड में इस विधि में को डॉक्टर CN आचार्य के नाम से जाना जाता है, CN आचार्य के नाम से जाना जाता है। इस विधि में 6 से 8 मीटर लंबे, 1.5 से 2 मीटर चौड़े और 1 से 1.25 मीटर गहराई के गड्ढे खोदेते हैं। यह खाद इस विधि द्वारा 150 से 160 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। फिर आता है एक पिट मेथड, गड्ढा खोद के जो हम बनाते हैं, तो उसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और जो उसकी गहराई होगी 1.2 मीटर। इस प्रकार बने गड्ढे से 10 से 12 टन FYM प्राप्त हो जाती है। अब एक चीज़ जो थी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में हम किसी अवयव को अगर बाहरी अवयव को मिला रहे हैं, सपोज डैट हम आपका मैन्योर है या FYM है, FYM में कौन सी ऐसी चीज़ हम मिला दें जिससे वह कुछ समय तक सुरक्षित बना रहे, है ना, उनका पुनर्बलन बना रहे, ठीक है ना, उनके जो कंपोनेंट हैं, उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहे या वो बढ़ जाए। तो हम देखेंगे गोबर की खाद में जो फास्फोरस होती है वो होती है 0.25%, लेकिन कभी कभी हम अगर इस मात्रा को बचा रहे या इस मात्रा को बढ़ाने के लिए तो फास्फोरस के उर्वरकों के कुछ भाग को
इसमें मिला देते हैं। जब इसको हम मिला देंगे, जो आपकी गोबर की खाद है इसमें फास्फोरस की मात्रा है, तो फास्फोरस की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए हम अगर फास्फोरक उर्वरक को मिला दें तो उसकी स्थिति बनी रहेगी, संतुलन उनका बना रहेगा और उसके पोषक तत्वों के संतुलन बने रहने के साथ साथ उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना। तो आप लोगों को फोर्टिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हर खाद में फोर्टिफिकेशन मैं आपको बताता जाऊंगा। फिर हम एडवांटेज की बात करते हैं। लाभ क्या है? मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम FYM का प्रयोग कर रहे हैं मृदा में, तो जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, एडवांटेजेबल हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है तथा क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है। जब जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो वो कार्य भी बहुत तेज़ करेंगे। जब वो कार्य करेंगे तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करेंगे। फिर अनेक जीवाणु पोषक तत्व पौधों को प्रदान करते हैं। फिर हम देखें डिसएडवांटेज के कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके विघटन से हानिकारक गैस निकलती जो वातावरण को दूषित करती है। ठीक है ना। अब देखेंगे FYM का मृदा के गुणों पर प्रभाव। FYM का मृदा के गुणों पर प्रभाव यह है कि भारी, चिकनी तथा रेतीली मृदा की संरचना सुधर जाती है। अगर FYM को हम अपने फार्म पर, यानी जहाँ, कौन से फार्म, जहाँ पर हमें फसल को लेना है, ठीक है ना, वहाँ पर अगर हम मृदा में इन खाद को मिला रहे हैं तो ये क्या होगी, इनमें भारी, चिकनी तथा रेतीली मृदा की संरचना में सुधार होगा। मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जल को क्या है, वो अधिक एब्जॉर्ब करता है। मृदा कटाव कम होता है, ताप स्तर सुधरता है, जड़ों का विकास होता है। फिर बात करेंगे FYM का मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव क्या पड़ता है, वो तथा भौतिक गुणों। लेकिन अब रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव होता है? पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा की क्षार विनिमय संख्या बढ़ जाती है। मृदा की लवणता तथा क्षारीयता में सुधार होता है। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ FYM एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जो मैन्योर है, मैन्योर का प्रयोग हम अपने खेतों में 2 हफ्ते पहले ही करते हैं। ठीक है ना। खादों का प्रयोग हम फसल की बुआई या रोपाई के 2 हफ्ते पहले करते, ताकि वो हमारी सॉइल में पूर्ण रूप से जाकर डिकम्पोज हो जाएं, मिल जाएं। समझ में आया आप लोगों के? तो ये होता है। अब बात करेंगे FYM। तो इसका प्रयोग बुआई के, जैसा कि आपकी बुक में दिया है, 15 से 20 दिन पहले करना चाहिए। सामान्यतः फसलों में 2 से 5 टन हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन गन्ना तथा सब्जियों वाली फसलों में, शुगर केन और वेजिटेबल क्रॉप्स में, है ना, हम 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। नर्सरी अगर हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें गोबर की खाद को छानकर बारीक पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिनके भी समझ में नहीं आया है वो एकदम किसी बिना हिचकिचाहट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।